हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे कि एक ट्राइंगल है तो हमने डीई को ड्रॉ किया जो बीसी से पैरेलल है। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम कहती है देन द अदर two sides are divided in same ratio, यानी कि अगर DE is parallel to BC है तो AD upon DB is equals to AE upon EC होगा, और यही हमको प्रूव करना है कि AD upon DB is equals to AE upon EC। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, DC और BE को ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, DM which is perpendicular to AE और EN which is perpendicular to AD। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला जो ट्राइंगल है ADE, इसको देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास दो परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे हाफ इंटू बेस AD। अगर AD बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी, EN। ओके, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर AE बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी, DM। ठीक है, DM हाइट हो जाएगी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये वाला ट्राइंगल DBE, इस ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस क्या है, DB बेस है तो इस साइड पे जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है कौन सा है, EN, तो इसका हाइट हो जाएगी EN। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, ये वाला DCE, ठीक है, इसके लिए बेस क्या है, हाफ इंटू बेस इज EC। अगर EC बेस है तो इस साइड पे जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है यानी कि DM, जिसकी हाइट क्या हो जाएगी, DM। तो हमने यहाँ पे चारों जो ट्राइंगल है उनका एरिया लिख लिया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इक्वेशन से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN। अब इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, उनका जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है वो हमने लिख दिया। यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद EN भी कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE हमको क्या मिला, AD अपॉन DB। यहां पर हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर अब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है यानी कि थेल्स थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो पहला जो है ट्राइंगल, ये क्या है, ADE, और ये भी क्या है, ADE ही है, लेकिन यहां पर है DBE और यहाँ है DCE। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो हमारा स्टेटमेंट या थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो, DBE ये वाला और DCE, ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। इसका रीजन क्या है कि DBE एंड DCE आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और DE पैरेलल BC एंड हैव कॉमन बेस DE, और उन दोनों का ही कॉमन बेस है जो कि क्या है, DE। अगर ऐसा है तो उन दोनों के जो एरिया होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल ही है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इक्वेशन 5 और 6 को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और हमको मिल जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हेंस थेल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O using similarity criterion for two triangles show that
OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो एक ट्रेपीजियम देके रखा है ABCD, जहां पर AB is parallel to CD and its two diagonals AC and DB intersect each other at point O. We have to prove that OA by OC is equals to OD by OD. Now, in triangle AOB और COD, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल BAO यानी कि ये वाला एंगल और एंगल DCO यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, इसलिए ये दोनों जो एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर बनेंगे, इसलिए दीज टू एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा एंगल AOB ये वाला और दूसरा COB ये दोनों एंगल भी कैसे इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा इक्वल होगा ही। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ये दोनों जो एंगल है यानी कि AOB इज सिमिलर टू COD। अगर दोनों सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा। देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys. Okay, so let the number of toys is equals to X. Cost of each toy is equals to 55 minus the number of toys produced in a day. तो 55 minus the number of toys produced, तो ये क्या हो जाएगा 55 minus X, ये हर एक टॉय की कॉस्ट है। Then on a particular day the total cost of production was 750. Total cost of production क्या होगा, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ठीक है, कितना है 750, तो ये हमको 750 देके रखा है। नंबर ऑफ टॉयज कितने सपोज किया था X और मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच दैट इज 55 माइनस X। देयरफॉर 750 is equals to 55x minus x square। माइनस एक्स स्क्वायर यहां ला देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55x यहां आ जाएगा तो माइनस 55x हो जाएगा, और 750 तो यहीं पर है तो प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 750 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर क्या आए 55 आए, तो 750 एक तो 10 हो जाएगा ना, 2 5 10 होता है, फिर 15 5 75 हो गया। ठीक है, और उसको स्प्लिट करना है तो 3 5 15 होता है। एक 15 ले ले और दूसरा 5 5 25 25 2 50, ये भी नहीं आएगा। 15 2 30 और 5 5 से कितना होता है 25। हाँ, तो 30 और 25 हमको दो फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए। 15 2 30 और 5 5 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 30। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 30 और x इज इक्वल्स टू 25, तो 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। ठीक है, तो पूछा गया था फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आर 30
और 25. ठीक है, 30 और 25 इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the following prize. Okay, तो यहाँ पे sum यानी कि SN दे के रखा है. How many? It is used to give 7 cash prize. तो ये S7 है. S7 हो जाएगा 700. Okay, then for their overall academic performance, if each prize is 20 less than its preceding, तो जो common difference है वो -20 हो जाएगा. Okay, then we have to find the value of each of the prize. तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a plus n-1d. सबसे पहले तो जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म जो a है वो फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर AP बना देंगे. तो S7 is equals to 7/2 in bracket 2a plus 7 minus 1 और d कितना है -20. Okay, 700 is equals to 7/2 in bracket 2a plus 6 minus 20. फ्रैक्शन यहाँ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 700 into 2/7 is equals to 2a plus minus minus 6 2s are 12 और 0. ठीक है, तो हो जाएगा 100 into 2 is 200. तो 200 is equals to 2a minus 120. 120 यहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा. therefore 2a is equals to 320. a is equals to 2 डिवाइड हो जाएगा. 2 1 2 2 6 12 0. तो a कितना आया 160. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट प्राइज है वो कितना है 160 रुपीज. ठीक है, तो AP कितना हो गया, पहला 167 प्राइस है ना, तो 160 प्लस 20 -20 करेंगे क्योंकि ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग ना, तो 20 लेस होता जाएगा. तो 160 माइनस 20 140 माइनस 20 120 माइनस 20 100, फिर और -20 करेंगे तो कितना आएगा 80. कितना करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 60 और फिर लास्ट हो जाएगा 40. ठीक है, तो 7 प्राइजेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. यहाँ पे हमको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो 7 प्राइज, पहला है 160, फिर 140 120 100 80 60 एंड 40. क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18. तो x bar given है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे. डेली पॉकेट अलाउंस क्लास है 11 to 13 13 to 15, तो यहाँ पे गैप कितने का है 2, तो h कितना हो जाएगा हमारा 2 है. देन fi 7 6 9 13 f 5 और 4 इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 44 प्लस f. नाउ xi फाइंड करना है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी कि 11 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 24 और 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12. ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, इस तरीके से xi आता है. अब हर बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जितने का गैप है उतना ऐड कर देंगे. जैसे यहाँ पे 2 2 का गैप है तो 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22 और प्लस 2 24. ठीक है, तो xi आ गया. नाउ fi इंटू xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13 करेंगे तो 234, 20 इंटू f इज 20f, 5 इंटू 22 110 और 24 इंटू 4 96. क्लियर? नाउ fi xi का टोटल करेंगे तो आएगा 752 प्लस 20f. अब ये वैल्यूज यहाँ हम पुट कर देंगे. मीन दे के रखा है हमको 18, तो हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f और सिग्मा f 44 प्लस f.
अब 18 इंटू 44 प्लस एफ करना है, तो 18 इंटू 44 कितना होता है 792 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ठीक है, नाउ 752 यहाँ आ जाएगा, तो 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f, 18 वहां चला जाएगा माइनस 18f। 792 माइनस 752 तो हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 18 इज 2f। therefore 2f is equals to 40, f is equals to 40 by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 0, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई 20। ओके, f is equals to 20 is the answer. Next, size of agricultural holding in a survey of 200 families is given in the following table. Compute median. तो मीडियन फाइंड करना है, क्लास देके रखा है, फ्रीक्वेंसी है, मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ फाइंड करना पड़ेगा। पहला होगा 10, 10 प्लस 15 25 प्लस 30 55 प्लस 80 135 प्लस 40 175 प्लस 20 195 एंड प्लस 5 इज 200। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 200। नाउ n बाय 2 यानी कि n क्या होता है सिग्मा एफ ही n होता है, तो 100 200 है, 200 बाय 2 तो कितना आएगा 100 टर्म। ओके, अब 100 कहां पर आएगा 135 में आएगा, तो ये जो है हमारी क्या बन जाएगी मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी हम ये लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 55 को लेंगे। ठीक है, और डिफरेंस यानी कि h कितना है, तो h यहां पर हो जाएगा 5। ठीक है, नाउ L1 15 प्लस n बाय 2, n बाय 2 कितना आया 100, CF है 55 और F है 80 इंटू h यानी 5, तो 15 प्लस 45 अपॉन 80 इंटू 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, ये हो जाएगा 15 प्लस 45 अपॉन 16, तो 15 प्लस 45 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आएगा 2.81। therefore मीडियन इज इक्वल्स टू 17.81। ठीक है, तो सिंपल था, आंसर क्या है 17.81। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देयर आर 5 वाइट 7 रेड 4 ब्लैक और 2 ब्लू, टोटल करेंगे कितना होगा 18। ठीक है, तो टोटल आउटकम यानी कि TE इज इक्वल्स टू 18 है। अब हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट है find the probability that the ball is either white or blue, either white or blue। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी white 5 blue 2, तो 5 प्लस 2 बाई 18 इज इक्वल्स टू 7 बाई 18। ओके, फिर सेकंड है इधर रेड और ब्लैक, इधर रेड और ब्लैक, तो P B इज इक्वल्स टू रेड 7 और ब्लैक कितना है 4, तो 7 प्लस 4 बाई 18 11 बाई 18। थर्ड इज नॉट वाइट, यानी कि टोटल में से वाइट हटा दो, तो PC इज इक्वल्स टू 18 माइनस वाइट कितनी है 5 अपॉन 18, ये हो जाएगा 13 बाई 18। ओके,
फिर लास्ट है नीदर वाइट नॉर ब्लैक, नीदर वाइट नॉर ब्लैक। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, व्हाइट है 5, ब्लैक है 4, यानी कि 9। तो 18 में से 9 नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा। तो हो जाएगा 9/18, 9 × 9, 9 × 2 18, तो 1/2। ठीक है, क्लियर है। इधर व्हाइट और ब्लू 7/18, रेड और ब्लैक 11/18, नॉट व्हाइट 13/18 एंड नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। 5 कार्ड्स, तो TE टोटल आउटकम 5 कार्ड्स 10 है, फिर जैक, क्वीन, किंग 1 2 3 4 और है एस। ठीक है, लेकिन डायमंड का एस। तो TE हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन, तो PA इज इक्वल्स टू, ए की क्वीन है आउट ऑफ 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। फिर दूसरा क्या है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप। अगर हमने क्या किया कि क्वीन को हमने जो पिक किया था उसको साइड में हटा दिया, तो अब जो टोटल हो जाएगा वो होगा 5 - 1 = 4। क्वीन तो चली गई, तो अब कितने कार्ड बचे, 4। तो इसमें हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एस का कार्ड हो, तो PB इज इक्वल्स टू एस का एक ही कार्ड है आउट ऑफ 4, तो हो जाएगी 1/4। फिर इसी में हमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अब वो कार्ड किसका हो, क्वीन। क्वीन तो ऑलरेडी चली गई है ना, क्वीन इज टेकन आउट, क्वीन इज टेकन आउट, तो अब क्वीन तो रही नहीं, तो 5 में से क्वीन एक भी नहीं, तो हो जाएगा 0/4 = 0। क्लियर हुआ। तो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम इज एन एस कार्ड आफ्टर क्वीन इज केप्ट असाइड, तो कितना हो जाएगा 1/4, और क्वीन की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0/4 यानी कि 0। क्लियर हुआ। तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन डी का। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।